तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? किसके लिए पूछा है? कोशिका के लिए पूछा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोशिका की क्या पूछा है? खोज। कोशिका की खोज जो है किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? ठीक है, अब कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और ये क्वेश्चन हमने यहां पे कर भी लिया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार से की गई? अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे देखो। ए ऑप्शन है पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, तो ये नहीं होगा भाई। एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, तो यह भी नहीं होगा। रक्त का निरीक्षण करते हुए, तो यह भी नहीं होगा। सही आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोर्क का निरीक्षण करते हुए। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा कब की गई थी भाई? 1665 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कॉर्क के स्लाइड का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। क्या किया भाई? अध्ययन किया। चलो थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। दिख रहा होगा? चलो भाई, कॉर्क पेड़ की छाल का एक क्या है? एक भाग है। क्या है? एक भाग है। ठीक है, उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया था? अध्ययन किया था। क्या किया भाई? अध्ययन किया। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन?
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है? यहां पे है करणीय। ठीक है, क्या है? करणीय। तो करणीय नहीं होगा भाई। उल्ब, उल्ब भी नहीं है। ठीक है, यहां पे है कोशिका द्रव्य, बिल्कुल सही है। और यहां पे है फुफ्फुसीय। ठीक है, यह भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है। यहां पे कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है, यहां पे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। यहां पे है न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा। यहां पे होगा साइटोप्लाज्म। क्या होगा भाई? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, देखो यहां पे अभी ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे देखो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य जो है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो यहां पे देखो, यहां पे इस क्वेश्चन में दे दिया कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य का दूसरा नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं भाई? कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? और कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? साइटोप्लाज्म, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य एक जेली जैसे द्रव होता है जो किसमें मौजूद होता है? अब ये लो सब, दो क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। एक तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, और एक ये वाला हमने सोल्व किया था। ठीक है, तो इसमें बताओ कि हमारा कौन सा सही होगा। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है केंद्रक और कोशिकांगों के बीच, नहीं होगा भाई। वसाओं और उत्तकों के बीच, ये भी नहीं होगा। तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, ये भी नहीं होगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, तीसरा क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट एक ही है। क्वेश्चन जो होता है ना, सिर्फ क्या होता है? तरीका चेंज होता है और लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही रहता है। तो क्वेश्चन जो है बस उसका तरीका चेंज होता है, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को देखो वापस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। बताओ हमारे कौन सी ऑप्शन में है? तो हमारे डी ऑप्शन में। कौन सी ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? और इसका दूसरा नाम अगर देखें तो इसका दूसरा नाम होता है जीव द्रव्य। क्या होता है भाई? जीव द्रव्य
कुंचन। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य नहीं होता है, है ना। केंद्रक भी नहीं होता है। यहां पे है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही होगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका भी नहीं होगा। यहां पे हमारा कौन सा होगा भी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण को बताओ क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे लिखना, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या होती है? काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे पूछा था पावर हाउस के लिए, तो यहां पे कौन सा होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला। चलो अगला क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? देखो वापस देखो एक बार, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे? प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली बिल्कुल सही होगा भैया ना। यहां पे है स्नायु कोशिका, नहीं होगा। कोशिकांग भी नहीं होता भाई ना। चिकनी पेशी कोशिका भी नहीं होगा। यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। तो कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा। चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे देखो, कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं भाई? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं?
कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे है इनक्वेटोरियम प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? किस चरण का गठन करता है? टेलोफेज, टेलोफेज नहीं होगा भाई, मेटाफेज, मेटाफेज सही होगा। और उसके बाद में है यहां पे प्रोफेज नहीं होगा, एनाफेज नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा यहां पे? मेटाफेज। चलो देखते हैं। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है भाई कोशिका। क्या होती है? कोशिका होती है। यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अगला। चलो भाई, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो वो होती है भाई कोशिका। क्या होती है? कोशिका। बिल्कुल ए ऑप्शन यहां भी सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल। ठीक है, अगला देखो, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव्य को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? चलो वापस देखो एक बार। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे प्लेट्स नहीं भाई, प्लाज्मा नहीं, कोशिकाएं नहीं,
लसिका, बिल्कुल सही भैया। कौन सा होगा? लसिका। डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। चलो देखते हैं इसके बारे में। देखो, लसिका एक रंगहीन द्रव्य है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में क्या होती है? विद्यमान। क्या होती है भाई? विद्यमान रहती है। दूसरा पॉइंट देखो, इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। उसके बाद में लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि का संवहन करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यानी इनमें से देखना है कि कौन सा सत्य नहीं है। अब ए ऑप्शन है यहां पे, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा भाई, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सत्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो बी ऑप्शन, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ये हमारा यहां पे सही होगा भाई, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो किसको बोलते हैं भाई? नाभिक। किसको बोलते हैं? नाभिक को। बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग को क्या कहा जाता है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग को कौन सा है?
क्या कहा जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं भाई। गोल्जी का ये नहीं भाई। नाभिक बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भाई, है ना। हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिक में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसी कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इनमें से कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो यहां पे किसको बोलते हैं भाई? राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है। राइबोसोम जो है सजीव कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलो भाई, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा होगा? ए हमारा नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइबोसोम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? किसमें भाई? पशु कोशिका में पाया जाता है। अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम बिल्कुल सही होगा भाई। सेंट्रोसोम नहीं, गोल्जी बॉडीज नहीं, राइबोसोम तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर, सही आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलो भाई अगला देखो, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? केवल समसूत्रण। केवल समसूत्रण बिल्कुल सही है भाई। केवल अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। माइटोसिस और मियोसिस दोनों नहीं होगा ये भी। न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। और इसे परोक्ष कोशिका, क्या भाई? परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे ये ऑप्शन सही होगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? चलो भाई ए ऑप्शन क्या है यहां पे? ओस्टेसाइट्स तो नहीं हुई, क्रोमेटोफोर्स नहीं होगा, उसके बाद में है न्यूरॉन बिल्कुल सही होगा, लिम्फ कोशिकाएं नहीं हुई। यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो किसके लिए पूछा है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? न्यूरॉन सही हो जाएगा भाई। तो जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन तंत्रिका। कौन सी होती है? न्यूरॉन तंत्रिका होती है। ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है। चलो भाई करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला गुण है? इनमें से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला
अणु है। चलो भाई बताओ, तो यहां पे ए ऑप्शन क्या है, जल। क्या है, जल। जल सही हो जाएगा। शैवाल नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा भाई ना, जल यहां पे सही हो जाएगा। तो कोशिका, कोशिका जो है, कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है, सेल। सेल बोलो सही, कोशिका बोलो। तो कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। और कुछ सजीवों जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बनते हैं, ठीक है। उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा भाई, जल बिल्कुल सही होगा। एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु कौन सा होता है, जल होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। कोशिका सिद्धांत, ठीक है, इनमें से किस पर लागू नहीं होता है। अब देखो यहां पे जीवाणु नहीं, शैवाल नहीं, कवक नहीं, विषाणु बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा भाई, विषाणु करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई यहां पे स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। चलो डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य नहीं करता है भाई। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका भी नहीं करती है। केंद्रिका, केंद्रिका भी नहीं करती है। केंद्रक बिल्कुल इसका सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भी इसका, ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। चलो अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है एनाफेज। एनाफेज नहीं होता भाई। मेटाफेज सही होगा। टेलोफेज नहीं, प्रोफेज भी नहीं होगा भाई ना, यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है। अब ए ऑप्शन देखो, साइटोलोस, साइटोसोल, सॉरी साइटोसोल नहीं होगा, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज बिल्कुल सही होगा। कोशिका द्रव्य नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं की भित्तियां सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। अब देखो भाई, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका,
पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, जो सेल्यूलोज, जो सेल्यूलेज की बनी होती है। ठीक है, यह है कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ, कोशिका के साथ साथ उसके, सॉरी उसके है ना, उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में क्या होता, सहायक है। ठीक है भाई, तो पादप कोशिकाओं की भित्तियां सेल्यूलोज से बनी होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है? माल्टोज नहीं भाई, सुक्रोज, तो सुक्रोज भी नहीं होगा। यहां पे है सेलुलोज, बिल्कुल होगा, और यहां पे लैक्टोज नहीं होगा भाई। ठीक है, यहां पे सही आंसर कौन सा होगा भाई? सेलुलोज, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? इनमें से कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? गोल्जी का ये नहीं भाई, राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, हरित लवक बिल्कुल होगा भाई, है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को किसमें भाई? रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका रंग हरा, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? किसमें भाई? क्लोरोफिल। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अब यहां पे एल्यूमिनियम नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम नहीं होता, आयरन भी नहीं होता है ना। सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखो, ए ऑप्शन क्या है? गोल्जी का ये नहीं होगा भाई, लवक बिल्कुल सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, और केंद्रक ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा होगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, यह है दोहरी। यह है दोहरे झिल्ली से घिरी संरचना होती है। ठीक है, जिसमें डीएनए, डीएनए व राइबोसोम होता है। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है? हीमोसाइनिन, तो ये नहीं होता है भाई। यहां पे है एंडोसाइनिन, तो ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन है मेरोसाइनिन, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथोसाइनिन। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या फिर लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बताओ भाई। अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे? केरोटीन, तो केरोटीन के कारण नहीं होता है भाई, है ना, ए ऑप्शन नहीं होगा। जेतोफिल, जेतोफिल भी नहीं होगा। यहां पे है एंथोयासिनिन, बिल्कुल होगा भाई, बी ऑप्शन सही होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? एंथोयासिनिन। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवोनाइड वर्णक एंथोयासिनिन, ठीक है, की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहां पे कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन को देखो, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? अब देखो, ए ऑप्शन क्या है यहां पे? क्लोरोप्लास्ट, तो ये सही होगा भैया ना, बिल्कुल सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा भैया। राइबोसोम नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इनमें से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? अब यहां पे पानी नहीं होगा भैया ना, पानी नहीं होगा।
क्लोरोफिल बिल्कुल सही होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, यूरिया भी नहीं होगा, है ना, क्लोरोफिल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई अगला करते हैं। अगला है उस वर्ण का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने यहां पे सोल्व किया है, ठीक है, लेकिन ये किसी में पूछा गया भाई, आरआरबी जेई में पूछा गया है। यहां पे है किस में पूछा गया भाई, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, क्लोरोफिल अभी हमने देखा था बी सही होगा, यहां पे डी भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त, ठीक है, और उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।